नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं। उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, देन उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब पे भी हम जो है वो चर्चा करते हैं। आज हमारे पास में जो क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी डायबिटीज मेलाइटस, डीएम के नाम से इसको जानते हैं। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी, मैं फिर से जो है वो रिपीट करना चाहूंगा कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम करना चाहें तो 10 घंटे जो है वो उस एक टॉपिक पे जो है वो हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है ना, मोटी मोटी चीज देखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। एक सुपरफिशियली जो हम कह सकते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टाइप से, उन सब चीजों के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद एक क्लास हमारे पास में हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उसको लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा, डोंट वरी। जितने भी हमारे पास में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हो सकेगा तो एक क्लास हम इसके कॉम्प्लिकेशन पे भी लेके आएंगे, बल्कि कॉम्प्लिकेशन पे एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमारे पास में हम कह सकते हैं नेफ्रोपैथी, देन उसके बाद न्यूरोपैथी, देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये सब अपने आप में जो है वो एक एक टॉपिक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसके ऊपर जितनी हम क्लासें कंसाइज मैटर में बना सके या उतनी कम क्लासें बनाएं, ताकि हमारे पास में जो जो एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि टाइम भी जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम डायबिटीज के ऊपर ही जो है वो 10 क्लास बना देंगे तो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास से मिस हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि जितनी क्लासों के अंदर हो सके, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास के अंदर जो है वो उनको बीच बीच में हम जो है वो लेके आएंगे। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन से। ठीक है, यानी कि एग्जाम में इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें की। हालांकि आज की क्लास भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मली इसके टाइप पूछे जाते हैं, देन उसके बाद दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, एटियोलॉजी क्या है, किस तरीके से है, तो मोटा मोटी चीज तो जो है हम आज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जैसे हमारे पास में नेक्स्ट टाइम पे टर्न आएगा तो उसकी बाकी चीजें भी देखेंगे। एक दिन हम हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट पढ़ लेंगे, एक दिन इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेंगे। उसमें भी अगर हमारे पास में जरूरत पड़ी तो हम उसके 2 पार्ट बना देंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हम चलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद ही ऐसी कोई एग्जाम बनी होगी आज तक, ठीक है ना, कि जिसके अंदर इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। यानी कि हर एग्जाम, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, या रेलवे की हो, डीएसएसबी की हो, नोट सेट की हो, कोई सी भी एग्जाम आज तक, इवन एंट्रेंस एग्जाम की भी अगर मैं बात करूं तो कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसके अंदर इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। यानी कहीं ना कहीं से जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन से लेके देन उसके बाद उसकी इटियोलॉजी, देन उसके टाइप, देन इसके रिस्क फैक्टर, देन उसके मेडिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल से हम पढ़ें, और जो जो हम लाइनें देखेंगे हर एक लाइन को जो है वो इंपॉर्टेंट मान के चले। हर एक लाइन को जो है वो हम कंटेस्ट डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में बैठाएं, ताकि आगे की सारी चीजें जो है बहुत स्मूथली चले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वन बाय वन करके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन जस्ट हम लेंगे, लेकिन उसके बाद इसकी जो मेन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम जो है वो लेंगे, तभी ये सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। ऑफ कोर्स आपने जो है वो अपने नर्सिंग के टाइम पे या कहीं ना कहीं जो है वो जब तैयारी की तो आपने जरूर जो है वो इसके बारे में पढ़ा होगा। बेसिक इसकी डेफिनेशन सबको आती होगी कि ये जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक आपको पता ही है, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिलेटेड जो चीज होती है वो सारी मेटाबॉलिज्म है। तो जो ये डायबिटीज मेलाइटिस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल अगर हम एक वर्ड में कहें तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्यों आ जाएगी? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन इसलिए आ जाएगी कि जो हमारे पास में ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, दैट इज इंसुलिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ग्लूकोज लेवल जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। तो एक बेसिक कोर डेफिनेशन हमारे पास में आ गई। आई थिंक इससे इजी डेफिनेशन क्या होगी कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल से जाए। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा, एक तो होता है हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कोई चीज अपन मीठी खा लें, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारे पास में ग्लूकोज को जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे, पूरी चीज पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास में ग्लूकागोन भी आएगा, इंसुलिन भी आएगा, ये सारी चीजें आएगी। एक जो है वो इंक्रीज करता है, एक जो है वो डिक्रीज करता है। अब दोनों चीजें अगर सेम तरीके से चले तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंक्रीज करने वाला बढ़ता रहे और डिक्रीज करने वाला जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली जो है वो एबनॉर्मलिटीज आती है। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होती है और वो बेसिकली इंसुलिन की वजह से होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, और मेटाबॉलिक डिस्कशन जो डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया था। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या आता है, करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशंस, इंसुलिन एक्शन और बोथ। देखो बहुत बड़ी चीज कही है इसने, शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज जो है वो समझा दी है। खास तौर से जो 3 सेंटेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें जो है वो कह के जा चुके हैं कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, और मिया रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस। अब ये क्यों होगा, ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशंस, यानी कि या तो इंसुलिन सिक्रेशंस का जो है वो डिफेक्टिव है, जितना इंसुलिन सिक्रेट होना चाहिए उतना इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर इंसुलिन एक्शन, सिक्रेट तो हो रहा है लेकिन वो वहां जाके एक्ट नहीं कर रहा, सही तरीके से जो है वो कार्य नहीं कर रहा, या फिर बोथ, दोनों, सिक्रेशंस भी सही तरीके से नहीं हो रहे और अगर हो रहे हैं तो सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज हो सकती है भाई, ये तो हो सकता है कि जो हमारे पास में ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है इंसुलिन, या तो वो सिक्रेशंस नहीं करेगा, और सिक्रेशन करेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को जो है हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अब ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, कैसे क्या करता है और कौन सा इसके हार्मोन्स होते हैं, उन सब चीजों को जो हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने पैनक्रियाज आई थिंक 94 96 नंबर की बुलेट सीरीज के अंदर मैंने पूरा पैनक्रियाज जो है वो आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। आज तो हमारे पास में 218 नंबर की क्लास हो चुकी है, लेकिन जो 96 97 इसी के अप्रोक्सीमेटली जो हो मैंने पूरा पैनक्रियाज जो है वो बता रखा है। उसमें पूरी 1 घंटे की हमारे पास में क्लास है, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि किस तरीके से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो जो हमारे पास में पैनक्रियाज है, ठीक है, ये पैनक्रियाज जो है वो उसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का जो है वो कार्य करता है। एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों का जो है वो हमारे पास में कार्य करता है, इसलिए इसको जो है वो मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो है वो एक्सोक्राइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्सोक्राइन वो हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ये जो हमारे पास में पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। वो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो यहाँ पे आके जो हमारे पास में हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला है, ठीक है, वहां पे जाके ओपन होता है। ये हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है जो कि बाइल लेके आती है, और ये हमारे पास में पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों आपस में मिलके जो है वो डुडेनम के अंदर जो सी शेप का डुडेनम होता है यहाँ पे आके ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, यहाँ पे आती है और वो जूस इसके अंदर डालता है, जिसमें बहुत सारे जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो है वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। हम ये चीज यहाँ पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ और चीज लेंगे आज की क्लास के अंदर एंडोक्राइन के रूप में। तो दोस्तों एंडोक्राइन के रूप में क्या होता है कि इसके जो हमारे पास में जो पैनक्रियाज होता है उसके बीच बीच में जो है वो एक छोटी छोटी जो है वो डीप लाइक या आइसलैंड टाइप से जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ
लैंगरहैंस, ध्यान रखना, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे समुद्र के अंदर कहीं कहीं पे टापू नहीं निकलते, ठीक उसी तरीके से इसके बीच बीच में जो है वो हमारे पास में छोटे छोटे जो है वो आइलैंड टाइप से रहते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो हमारे पास में जो जो छोटी छोटी चीज होती है जिसको हम कहते हैं लैंगरहैंस ऑफ आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके अंदर अगर हम और डिटेल से देखेंगे तो उसमें हमारे पास में बेसिकली 4 प्रकार की जो है वो सेल्स होती है, ठीक है। बहुत सारी जगह जो है वो पढ़ाने वाले टीचर आपको 3 भी बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास में 4 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये। और ये जो है वो अलग अलग चीजों का जो है वो सीक्रेशंस करती है। अब जैसे मैं इस पेनक्रियाज को अलग से लूं, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो पेनक्रियाज आ गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर से मैंने बाउंड्री बनाई है, आपको दिख रहा होगा, ये है बेसिकली हमारे पास में दोस्तों पैनक्रियाज, ठीक है। अब पैनक्रियाज के अंदर बीच बीच में ये देखो छोटे छोटे जो है वो आपको इस तरीके की ये सेल्स दिखाई दे रही होंगी, फ्लोर टाइप से छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये फ्लोर टाइप से, इनको पैनक्रियाटिक आइसलैंड्स कहा जाता है या आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं अलग से इसको देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। डेल्टा भी होती है लेकिन अल्फा बीटा गामा के बारे में जो है वो सब चीजें होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है वो सेल्स होती है। अब जैसे यहाँ पे कलर कोडिंग किया गया है, अल्फा को जो है वो थोड़ा सा पिंक कलर में डिनोट किया गया है, बीटा को जो है वो येलो कलर में डिनोट किया गया है, डेल्टा को जो है वो हम ब्लूइश कलर में, एंड एफ सेल्स और होती है जो हमारे पास में जो है वो लाइट ब्लू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बेसिकली होती है। अगर आपको चारों चीजें याद नहीं रहे लेकिन आपको 3 तो याद रखनी है, अल्फा बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। तो ये जो है वो तीनों चीजों को रखना, अल्फा बीटा डेल्टा। तो इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले होती है अल्फा सेल्स, ठीक है ना। अल्फा सेल्स क्या करती है, एक स्पेशल जो है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों ग्लूकागोन। क्या कहेंगे दोस्तों, याद रखना, ग्लूकागोन, ठीक है। सेकंड होती है बीटा सेल्स, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो बेसिकली होता है इंसुलिन, ठीक है। और उसके बाद में एक्जोक्राइन एक्निक प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, वो अलग पैनक्रेटिक जूस का सीक्रेशन करती है। एक और सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों डेल्टा सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास में सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, सोमेटोस्टेनिन का जो है वो सीक्रेशन करती है। अब हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो ग्लूकागोन है, ध्यान से समझो, पूरी एक लाइन में मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि ये जो ग्लूकागोन है वो बेसिकली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करेगा, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्लूकागोन है वो किसी भी तरीके से हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज कैसा करेगा, इंक्रीज ऐसा करेगा कि जो हमारे पास में ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, या फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है जैसे प्रोटीन एंड फैट, उनसे भी जो है वो हमारे पास में क्या बनाएगा दोस्तों, ग्लूकोज बनाएगा। यानी कि एन केन प्रकार आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है, और ये ग्लूकागोन जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर। अब सेकेंड चीज आती है हमारे पास में इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे पास में बीटा सेल से सीक्रेट होता है, और वो बीटा सेल से जो हमारे पास में इंसुलिन सीक्रेट होता है ये जस्ट ग्लूकागोन का अपोजिट कार्य करता है। अपोजिट कैसे, यानी कि ये एन केन प्रकारेण हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। जो हमारे पास में ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको जो है वो डिक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा, अब वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, या जो अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, उनसे ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, स्टोरेज फॉर्म में लेके जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी चीज की वजह से इस इंसुलिन की जो है वो हमारे पास में बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाएगी, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, या तो ये जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सीक्रेट ही ना करे, ठीक है, या फिर सीक्रेट तो कर रही है लेकिन वो इंसुलिन सही तरीके से जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, तो इनको हम 1 बाय 1 करके लेंगे। यहां तक चीज आई थिंक सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन उसके बाद आता हमारा, अब सोमेटोस्टेनिन का इनका हम नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो है वो क्लास ले रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब बात आती है हमारे पास में
टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो डायबिटीज मेलाइटस के जो है वो 3 ही टाइप होते हैं। ठीक है, और 3 में भी जो है वो बहुत बार देखा जाए तो 2 ही टाइप को जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको 3 टाइप जो है वो याद रखने, हम सारे पढ़ेंगे, चारों टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी क्लास के बाद में आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो। मेजोरिटी रूप से डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और अगर हम थोड़ा डिटेल में कहें तो डायबिटीज के 3 टाइप होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और एक और अलग प्रकार का आता है जिसको हम आगे ले लेंगे। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों को जो है वो इसमें कंफ्यूजन होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। अब हम ले लेते हैं, जैसे आपने हॉस्पिटल के अंदर काम किया होगा तो आपने देखा होगा आप डायरेक्ट डायबिटीज मेलाइटस इस तरीके से लिखते हो, यानी कि क्लाइंट कौन सा है, DM2 का है, डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड का है। दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये ध्यान रखना, आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, एंड इसका दूसरा नाम होता है आल्सो नोन एज जुवेनिल डायबिटीज मेलाइटस, आल्सो नोन एज जुवेनिल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि जो है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो सारे नाम मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर क्या है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन जो बन रहा है वो बीटा सेल्स है, या तो वो डैमेज होती है या वो एब्सेंट होती है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो, लेकिन वो जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जो इंसुलिन सीक्रेट करने वाली सेल्स है बीटा सेल्स, वो होती नहीं है। ठीक है, अब होती नहीं है तो वो जन्म जाती नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं, इसको जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं क्योंकि फुल्ली उसके ऊपर डिपेंड होती है, एंड इसको जेनुअल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बच्चों में प्रेजेंट होती है। पैनक्रेटिक सेल्स दैट इज कॉल्ड बीटा सेल्स जन्म से ही जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास में, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रेटिक बीटा सेल्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किसी भी वजह से जो है वो हमारे पास में पैनक्रेटिक सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। इसको एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। ऑफ कोर्स पर्टिकुलर इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है एंड कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ठीक है, बेसिकली जो है वो यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस में जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जो है वो जानते हैं, आल्सो नोन एज इंसुलिन आल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और ये एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास में इंसुलिन का जो है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन सीक्रेट तो हो रहा है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ा तो जो है वो सीक्रेशंस कम हो जाता है, थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस हो जाता है, दोनों चीज होती है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटिवली इंसुलिन डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली कॉमन इन एडल्ट्स एंड ओबेज इंडिविजुअल में जो है वो प्रेजेंट होती है, एडल्ट्स में। और स्पेशली जो मोटे लोग होते हैं, आपने देखा होगा मोटे लोगों में डायबिटीज सबसे ज्यादा मोर चांसेस होते हैं उनमें होने के, इसलिए वजन तो बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एडल्ट डायबिटीज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। दोनों में चीज समझ में आ गई। जो हमारे पास में टाइप फर्स्ट थी उसके अंदर तो जो बीटा सेल्स है वो डैमेज होगी या इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होगा। ठीक है, और ये बच्चों में बेसिकली जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर इसको एब्सोल्यूट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर सिक्रेशंस नहीं होता है। सेकंड वाले में क्या था, इंसुलिन का सिक्रेशंस तो होता है लेकिन वो रेजिस्टेंस हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता, या जितना इंसुलिन चाहिए उतना जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसको एडल्ट डायबिटीज या जो है वो उसके नाम से जानते हैं, टाइप 2 के नाम से जानते हैं, और ये ओबेज इंडिविजुअल एंड एडल्ट्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट थर्ड आ गई गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को भी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर अलग से ले रखा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, यानी कि नॉर्मल जो है वो डायबिटीज जो है प्रेजेंट कब होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कोई भी हेल्दी लेडीज है उसको डायबिटीज नहीं है, लेकिन जैसे वो जो है प्रेग्नेंट होती है या बेबी कंसीव करती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस वाले साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि जैसे डिलीवरी होती है ये प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व हो जाती है, लेकिन
लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इन फ्यूचर में उसको डायबिटीज होने की संभावना है। तो ये एक तरीके से जो है वो हरी झंडी दे देते हैं। अगर किसी भी लेडीज को जो है वो हमारे पास में गेस्टेशनल डायबिटीज है तो ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद वो जो है वो हमारे पास में डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो हमारे पास में इंडिकेशन शो कर देता है कि इसको इन फ्यूचर में जो है वो डायबिटीज होने की संभावना है। ठीक है। देन उसके बाद अदर स्पेसिफिक टाइप होता है कि कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या कोई भी ड्रग्स की वजह से, स्पेशली स्टेरॉइड्स हम लेते हैं तो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज में मिलता है। ठीक है। या कोई पैनक्रियाटिक जो है वो डिजीज हो जाए, जैसे पैनक्रियाटाइटिस हो जाए। ठीक है। तो उन सब चीज़ों की वजह से भी जो है वो हमारे पास में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज की कंडीशन आती है, उसको हम कहते हैं अदर स्पेसिफिक टाइप। तो इसके अलावा हमारे पास में कोई भी टाइप जो है वो नहीं बचा है। और ये सारे आपको जो है वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब देखो, कोजेज एंड रिस्क फैक्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। कोजेज आपको पता ही है। ठीक है। डायबिटीज फर्स्ट में क्या होगा, वहां पे बीटा सेल्स या तो डैमेज होगी, ठीक है, या एब्सेंट होगी, वहां पे सीक्रेशन ही नहीं हो रहा है इंसुलिन का। ठीक है। तो पहले हम टाइप फर्स्ट को ले लेते हैं, देन उसके बाद टाइप सेकंड को लेंगे। ठीक है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, यानी कि जो बीटा सेल्स है उसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें खत्म हो जाती है। देन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी कि HLA, DR3, DR4, ये जो है वो हमारे पास में जेनेटिक जीन्स के जो है वो डिसऑर्डर होते हैं। और ये बेसिकली जितने भी हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज है उन सब के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉक्स के वायरस जो होता है वो बेसिकली जो हमारे पास में पैनक्रियाट की बीटा सेल्स को जो है वो डैमेज करता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें है, ऑटो इम्यून, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड वायरल इन्फेक्शन, जो कि टाइप फर्स्ट को जो है वो कोज करता है। सेकेंड आ जाता है टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटिस, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली ओबिसिटी होगा। ठीक है। इंक्रीज वेट होता है, इतनी जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता है। एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो या आप जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आप जो है वो डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे खड़े हो। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में माता पिता भाई बहन किसी को भी जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है, तो मोर चांसेस होते हैं उस पर्सन को भी जो है वो डायबिटीज होने के। देन उसके बाद एज मोर देन 40 ईयर्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 ईयर से जैसे जैसे एज ऊपर जाती है देन उसके बाद डायबिटीज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हाइपरटेंशन। ठीक है। हाइपरटेंशन भी इनडायरेक्टली जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस को कोज करता है। ठीक है। देन उसके बाद डिसलिपिडमिया, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड सब्सटेंसेस या कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसा टाइप चीज अगर इंक्रीज होती है तो भी हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास में दोनों के जो हो मैंने आपको एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर बता दिए। नेक्स्ट आ जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बताया था कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो हमारे पास में डायबिटीज होती है। ये होता है हार्मोनल चेंजेज इन प्रेगनेंसी के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, सब हार्मोन जो है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास में ग्लूकागोन हार्मोन्स है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट ओवरवेट और ओबेसिटी। ठीक है। ओवरवेट होता है और ओबेसिटी होता है उसकी वजह से। एंड हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडीज को पहले की प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटिस है या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसकी अगर वो हिस्ट्री है तो इन फ्यूचर में आगे भी जो है वो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलेगी। यानी कि पहले डिलीवरी के टाइम पे या पहले डिलीवरी हुई है उसमें अगर उसको डायबिटीज था तो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई डिलीवरी होगी तो उसमें भी उसको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंक्लूड। ठीक है। यानी कि डायबिटीज के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि 3P के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है। पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेसिया, ठीक है ना, देन पोलीफेजिया, ये सारी चीजें, लेकिन वन बाय वन करके जो हम इसको लेंगे। सबसे पहली चीज है इंक्रीज थ्रस्ट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पोलीडिस्पेप्सिया। ठीक है। पोलीडिस्पेप्सिया उसमें क्या होता है, बार बार जो है वो
प्यास लगती है और माउथ जो है वो हमेशा ड्राई रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज थ्रस्ट की कंडीशन में या इंक्रीज थ्रस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद सेकंड आता है पोलीयूरिया, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मैंने कहा था ना पोलीडिस्पेसिया, ठीक है, एंड पोलीफेजिया, और आगे आ जाएगा हमारे पास में पोलीयूरिया। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है वो वॉशरूम जाने की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आज इंसान को जब डायबिटीज होती है या हो हुई रहती है तो बार बार जो है वो यूरिनेशन करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फटीग हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्लड विजन, यानी कि धुंधला जो है वो देखने को मिलता है। धुंधला क्यों देखने को मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है कि जब डायबिटीज अनकंट्रोल तरीके से रहती है तो हमारे पास में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अभी आएगा माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, सारी चीज आएगी अभी हमारे पास में, तो वो हमारे पास में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है उसको जो है वो डैमेज करती है। और स्पेशली आपने देखा होगा कि डायबिटीज का मेन कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। ठीक है, दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो ब्लड विजन जो है वो स्टार्टिंग फेज में होता है। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, ठीक है, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लग जाता है। बिना किसी रीजन के जो है वेट लॉस होने लग जाएगा। आपको पता है, अगर आप भूखे रहोगे, जैसे अभी सावन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो सोमवार किए हैं, हर दिन भी किए हैं, पूरा सावन भी जो है वो फास्ट किया है, तो अगर कोई फिक्स हमारे पास में चीज है कि इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ तो अलग चीज है। लेकिन बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के भी जो है वेट लॉस होता है उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। देन नमनेस एंड टिंगलिंग इन योर हैंड एंड फिट्स, ठीक है, यानी कि हाथ और पैरों में जो है वो नमनेस एंड टिंगलिंग, झंझनाहट वाली चीजें होती रहती है, सुनपन टाइप से जो है वो होता है। देन उसके बाद स्लो हीलिंग स्कोर एंड कट्स, ठीक है, कहीं पे भी जो है वो शोर हो जाएगा, स्कोर मैंने बोला, स्लो हीलिंग शोर एंड कट्स जो है कहीं पे भी अगर छोटी सी भी कट लग गया, कोई सा भी छोटा सा कट लग गया, तो उसको हील होने में, नॉर्मली कंडीशन में सपोज करो कि वो जो है हमारे पास में 7 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो 7 दिन में ठीक नहीं होगा, अब वो जो है वो लंबा चलेगा। तो स्लो हीलिंग हो जाती है, कोई भी शोर हो जाता है वो जल्दी से ठीक नहीं होता, कोई भी कट लग गया, कोई भी घाव हो गया, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज के अंदर जो है घाव जल्दी से बढ़ता नहीं है। इवन वो घाव कई कई बार तो घाव इतने बढ़ जाते हैं कि वो कभी भी जो है वो ठीक नहीं होते, एम्पुटेशन ही करना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंट स्किन एंड वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में जो है बार बार स्किन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी, ये सिम्टम्स होते हैं। कौन कौन सा? पोलीडिस्पेसिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पोलीयूरिया, फटिग, ब्लड विजन, unexplained weight loss, numbness and tingling of the hand and feet, slow healing of sore and cuts and frequent skin and vaginal infection जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे 3P के नाम से भी जो है वो आपको पता ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। चलो ठीक है, किसी को जो है वो डायबिटीज है, लेकिन पता कैसे लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जिससे हम जो है वो पता लगते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास में इसके कन्फर्मेशन के चांसेज ज़्यादा होते आएंगे, यानी कि चांसेज कन्फर्मेटिव हो जाता है। आगे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ आती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे प्रिक करते हैं, देन ग्लूकोमीटर से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोमीटर से चेक किया था वो सबसे आसान मेथड से, लेकिन रिलायबल भी वो नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, आसान मेथड जरूर है लेकिन वो पर्टिकुलर रिलायबल नहीं है। हाँ, आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ले, देन उसके बाद अगर आप उसको लैब में भेजोगे, वहां पे अगर टेस्ट होता है तो वो काफी हद तक जो है वो रिलायबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास में 125 या कुछ बुक्स में 120 भी दे रखा है, बट आप 125 से याद रखना, 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर इंक्रीज होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हम किस में कह सकते हैं उसको डायबिटीज है। ठीक है, देन उसके बाद आता है, वैसे नॉर्मल आपने देखा होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल कितना होता है दोस्तों, 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे अगर अलग अलग जगह देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, कोई 110, कोई 118, कोई 120। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो सबसे रिलायबल है, जो सबसे ऑथेंटिक है, वो हमारे पास में आता है 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रेशियो है।
ठीक है, ये होता है हमारे पास में बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मल, और आप इसी को याद रखना। ठीक है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर आप इसको याद रखोगे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसको डायबिटीज है। नेक्स्ट आता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। रैंडम मतलब हमें फास्टिंग का पता नहीं है, अगले बंदे ने जो है वो क्या किया हुआ है, खाना खाया है, कुछ नहीं, कोई हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मान लो कोई क्लाइंट आपके सामने अनकॉन्शियस कंडीशन में आया है, ठीक है, उसको बताया, उसके बताने वाला भी कोई नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि कब उसने खाना खाया, तो वो आ जाता है हमारे पास में रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारे पास में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो ज्यादा है, और साथ के साथ उसको डायबिटीज वाले सिम्टम्स भी हैं, समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, प्लस उसको सिम्टम्स भी है, तो हम कह सकते हैं उसको डायबिटीज मेलेटस है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल में हम दो करते हैं, एक होता है फास्टिंग और एक होता है पीपी, पोस्ट पेरेंडल। ठीक है, यानी कि पहले तो खाली पेट ले लेते हैं, देन उसके बाद नाश्ते के 2 घंटे के बाद जो हम चेक करते हैं। इसलिए फास्टिंग, पीपी एंड रैंडम, ये 3 तरीके के होते हैं। रैंडम का तो मतलब खाना खाया हुआ है नहीं खाया हुआ कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसे हम चेक करते हैं। फास्टिंग भूखे पेट, एंड पोस्ट पेरेंडल मतलब नाश्ते के 2 घंटे बाद जो हम चेक करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड HbA1c। ठीक है, HbA1c अगर हमारे पास में 6.5% से ज्यादा है या इसके इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को जो है वो डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मल की अब हम बात करें तो नॉर्मल होता है हमारे पास में 5.7, यानी कि लेस देन 5.7% होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको नॉर्मल कहते हैं। देन उसके बाद आता है प्री डायबिटिक। ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखना, काफी सारी चीजों में एग्जाम में पूछी गई है। प्री डायबिटिक कब होता है दोस्तों, क्लाइंट 5.7 से लेके 6.4% तक होता है, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज अब उसको होने वाली है। और उसके बाद में 6.5% से ऊपर है तो हम कह सकते हैं उसको डायबिटीज है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली चीज नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 5.7%। ठीक है, प्री डायबिटिक क्या आएगा दोस्तों, 5.7 से लेके 6.4 तक आता है, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक। और डायबिटिक कौन सा होता है, 6.5 से ज्यादा इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों डायबिटिक। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना, 6.5% से ऊपर है तो वो हमारे पास में डायबिटिक में आएगा। नेक्स्ट आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, OGTT। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT, वो भी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, अच्छे तरीके से देखना। पूरे हमारे पास में 1 घंटे क्लास है, किस तरीके से कैसे जो है वो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। वही हमारे पास में 2 आवरली पोस्ट करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज घोल के पिलाया जाता है। देन उसके बाद हर आधे घंटे के बाद सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, यूरिन सैंपल भी लिया जाता है, और फिर 2 घंटे के बाद देखते हैं कि वो नॉर्मल आया या नहीं आया। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मैंने लिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आप हो, ठीक है ना, आपका अभी ग्लूकोज लेवल चेक किया, वो आया हमारे पास में 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। ठीक है, लेकिन जैसे आपने जो है वो काजू कतली, देन उसके बाद कचौरी मतलब मीठी चीजें खाई है, तो तुरंत हम चेक करेंगे तो 200-250 तक पहुंच जाता है, तो वो रिलायबल नहीं होता एक्चुअली। कोई भी हम मीठा कितना भी खा लो, हमारी बॉडी उसको 2 घंटे के अंदर जो है वो नॉर्मल लेके आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ये मैंने पूरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर बहुत डिटेल से बता रखा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज जो है, ठीक है, चीनी घोल के जो है वो पिलाते हैं। पिलाने के बाद हर आधे घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, और फिर 2 घंटे के बाद देखते हैं कि जो हमारे पास में ग्लूकोज लेवल बढ़ा था, क्योंकि मीठा पिया है, चीनी पी है, तो ऑफकोर्स जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन 2 घंटे के बाद वो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी हम डायबिटीज में देखते हैं। अगर हमारे पास में 2 घंटे के बाद में भी जो है वो हमारे पास में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज आता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को जो है वो डायबिटीज है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट मैंने बता दिए आपको, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, HbA1c एंड GTT या OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें IV भी आता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास में HbA1c की नॉर्मल वैल्यू एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ओरल ग्लूकोज
टॉलरेंस टेस्ट के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हर एक लाइन जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। फास्टिंग की बात करें तो आता है 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन मैं फिर भी इसको कह रहा हूँ, आप इसको याद न रखिए, आप सीधा सीधा जो है वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो याद रख लीजिए, इट इज द एक्यूरेट। ठीक है, और ये फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट पेरेंटल की। पोस्ट पेरेंटल जो है वो मतलब 2 घंटे मील के बाद में, ये ठीक है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर इंक्रीज है तो हम कह सकते हैं। और HbA1c भी जो है वो हमारे पास में एक्यूरेट है। HbA1c हमारे पास में जो है वो दोस्तों 5.7% से ऊपर है तो हम कह सकते हैं डायबिटीज है। नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 5.7 जो है वो हमारे पास में, तो ये नॉर्मल है 5.7 जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, देन उसके बाद प्री डायबिटिक। ठीक है, प्री डायबिटिक कितना होता है दोस्तों, 5.7 से लेके 6.4%। और डायबिटिक कितना होता है दोस्तों, डायबिटिक होता है मोर देन, ठीक है सॉरी, मोर देन 6.5, मोर देन 6.5%। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का जो है वो मैनेजमेंट हम ले लेते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि डायबिटीज को हम जो है वो लाइफ स्टाइल से ही जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, हेल्दी डाइट लेंगे। हेल्दी डाइट में क्या होगा दोस्तों, लो शुगर लेंगे, हाई फाइबर लेंगे एंड बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट लेंगे। ऐसा नहीं है, हम वैसे ज्यादातर क्या करते हैं कि 90% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन बैलेंस रूप में लेना चाहिए। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया जा सकता है, 60-65% हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अलग से जो है वो प्रोटीन, फैट, फाइबर वो भी लेना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो दोस्तों हाई फाइबर डाइट एंड बैलेंस कार्बोहाइड्रेट एंड लो शुगर तो जो है वो बिल्कुल कम लेनी चाहिए। नेक्स्ट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट आपको पता है कि हमारा वेट जो है वो मैनेज एक फिक्स BMI के अकॉर्डिंग टू जो है वो हम उस वेट को मेंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग और अल्कोहल को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हमारे पास में आता है दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज फर्स्ट है या टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें तो आपको पता है कि इंसुलिन थेरेपी ही देनी पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा, तो उसको इंसुलिन थेरेपी देते हैं और लाइफ लॉन्ग थेरेपी जो है वो देने की जरूरत होती है। ठीक है, इंसुलिन बच्चे में अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन बचता है हमारे पास में कि उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो हम इंसुलिन देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में डायबिटीज फर्स्ट में। डायबिटीज सेकंड में हम क्या करते हैं दोस्तों, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, यानी कि मेडिकेशन देते हैं। हर घर में एक ना एक पर्सन जो है डायबिटीज होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लकी हो आप लोग, और मैं चाहता हूं कि होना भी नहीं चाहिए। तो उसमें हमारे पास में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाफट हम जो हो समरी देख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसके ऊपर अलग से हम जो है वो क्लास बनाए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों मेटफॉर्मिन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स आपको पता है, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम एंड 100 ग्राम की जो है वो आती है, तो मेटफॉर्मिन हो गया। देन उसके बाद जो है वो सल्फोन्यूरेज ये देते हैं। देन उसके बाद DPP इनहिबिटर, एग्जाम में काफी बार पूछा गया DPP इनहिबिटर, ये होता है हमारे पास में डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में ग्लूकागोन को जो है वो सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है और शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में SGLT2 इनहिबिटर, ये होता है सोडियम ग्लूकोज काउंटर पोर्टर 2 इनहिबिटर होता है। ये भी हमारे पास में जो है वो इंसुलिन लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है, बाकी चीजों को जो है वो डिक्रीज करता है। और अगर ये से भी नहीं हुआ तो इंसुलिन, अगर मान लीजिए अनकंट्रोल तरीके से शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या इनके देने के बाद भी जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं।
टाइप फर्स्ट में तो हम इंसुलिन देंगे, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का कोई रोल ही नहीं है, आप कितना भी दे दो 0%। क्यों? क्योंकि वहां तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ये बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो ये हम चीजें दे सकते हैं अगर। और कई बार क्या होता है कि मेडिकेशन के साथ साथ भी हम इंसुलिन थेरेपी भी देते हैं, यानी कि मेडिसिन भी देते हैं प्लस इंसुलिन थेरेपी भी देते हैं अगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये हो गया हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटरिंग, किस तरीके से जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो मस्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि जो शुगर लेवल का पेशेंट होता है वो खाना खाने से पहले जो है वो शुगर लेवल चेक करता है और उसके हिसाब से ही जो है वो डाइट भी और अपनी मेडिकेशन भी जो है वो लेता है, कंटिन्यूस जो है वो चेकअप करवाता है, वो सारी चीजें करता है। तो सबसे पहली चीज आगे सेल्फ मॉनिटरिंग इफ ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, खुद से ही जो है वो ग्लूकोमीटर से जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करता है। और ये ऑलरेडी जो है वो सिखा दिया जाता है, जो भी डायबिटीज का पेशेंट है उसको ग्लूकोज कैसे चेक करते हैं वो भी सिखा दिया जाता है, साथ के साथ उसको जो है वो इंसुलिन थेरेपी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी सिखा दिया जाता है। देन उसके बाद रेगुलर चेकअप ऑफ HbA1c टेस्टिंग, ठीक है, यानी कि उसको फिक्स कर देते हैं कि आपको HbA1c टेस्ट जो है वो करवाना है, एवरी 3 to 6 मंथ जो है वो HbA1c जो है वो चेक होना चाहिए। एंड आई एग्जामिनेशन, फुट एग्जामिनेशन एंड किडनी फंक्शन टेस्ट वो भी मस्ट है। कैसे है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो है हमारे पास में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, क्या है दोस्तों, जो हमारे पास में स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास में अटैक करता है। तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है बेसिकली जो है वो हमारे पास में आईज में है, वहां पे डैमेज करता है, इसलिए रेटिनोपैथी कोज करता है। एंड फुट एग्जामिनेशन, फुट एग्जामिनेशन में बताया था कि जो भी हमारे पास में वुंड होते हैं या जो भी हमारे पास में शोर है या जो भी हमारे पास में कट लग जाते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते, ठीक है। और किडनी फंक्शन टेस्ट KFT क्यों करवाते हैं दोस्तों? किडनी फंक्शन टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली क्या करता है दोस्तों, नेफ्रोपैथी जो है वो कोज करवाता है, यानी कि जो हमारे पास में ग्लोमेरुलस है वहां पे जाके उसको डैमेज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेफ्रोपैथी जो है वो कोज करवाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। तो ये सारी चीजें आई एग्जामिनेशन, फुट एग्जामिनेशन एंड किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन पे के ऊपर भी मैंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशन पे हम अलग से जो है वो क्लास लेंगे, एक दिन माइक्रोवेस्कुलर की, एक दिन जो है मैक्रोवेस्कुलर की और एक दिन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की क्लास लेंगे। चलो यहाँ पे मोटा मोटी जो हम कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बेसिकली जो है वो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और इंसुलिन डेफिशिएंसी होने की वजह से वही हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया एंड एसिडोसिस। अब देखो क्या करता है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो कंडीशन क्या आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। खास तौर से जो हमारे पास में कीटोन बॉडीज है, ठीक है, और कीटोन बॉडीज कहाँ से आई दोस्तों? कीटोन बॉडीज आई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फैट से, ठीक है। तो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो कीटोन बॉडीज निकल के आई, ठीक है, और वो कीटोन बॉडीज निकल गई, इसको हम कहते हैं कीटोनेमिया, यानी कि कीटोन बॉडी जो हो ब्लड में इंक्रीज होते हैं। और ये जो हमारे पास में कीटोन बॉडीज होती है वो बेसिकली जो है वो एसिड के रूप में वर्क करती है। किसके रूप में वर्क करती है? एसिड के रूप में वर्क करती है। मैंने 200 नंबर की जो क्लास ली थी दैट इज कॉल्ड एसिड बेस बैलेंस, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से डायबिटीज में जो है वो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। जब मैंने पूरी चीज बताई थी, तो ये जो हमारे पास में कीटोन बॉडीज है वो जस्ट एक तरीके से, कीटोन बॉडीज को आप अगर डिटेल से याद नहीं रहे तो इतना याद रखो, कीटोन बॉडीज एक एसिड है, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज इंक्रीज होगी, कीटोनिमिया हो रहा है ना, मिया मतलब रिलेटेड टू ब्लड एंड कीटोन मतलब कीटोन बॉडीज इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स एसिडोसिस कंडीशन आ जाएगी, या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास में HHS दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज। इसमें क्या होता है, सिंपली क्या होता है कि जो भी हमारे पास में बिना कीटोसिस के मतलब बिना कीटोन बॉडीज के भी जो है वो क्या होता है कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है वो जो छोटी वाली ब्लड वेसल्स है, जितनी स्मॉल ब्लड वेसल्स होगी उतना ही जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होगी डायबिटीज से। तो ये बेसिकली सेकेंड टाइप डायबिटीज में देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस,
टाइप फर्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारे पास में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेज है, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये सारे के सारे हमें सेकंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक लाइन से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलती है, और हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया विदाउट कीटोसिस, यानी कि बिना कीटोन बॉडीज के बढ़ने के भी साथ साथ जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कई बार क्या होता है कि जब ओवरडोज ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये बेसिकली देखने को मिलता है डायबिटिक का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। कई बार क्या होता है मेडिसिन लेने के बाद नाश्ता नहीं कर पाते, ठीक है, या मेडिसिन लेने की वजह से क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन के अंदर जो है वो चला जाता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारे पास में 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से डिक्रीज होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, या तो आपने ओवरडोज ले ली, या आपने जो है वो डोज लेने के बाद खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो ये कंडीशन में जो है वो हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो क्लाइंट डायबिटीज से सफर कर रहा है उसको अपने जो है वो ब्रासलेट पे या गले में जो है वो ये चीज टांगनी चाहिए कि वो डायबिटिक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में वो ना जाए, अगर चला जाए तो तुरंत उसको जो है वो रिकवर बचाया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। ये तो थी हमारे पास में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन थोड़ी देर के लिए। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में वही एक्यूट वाली जो है वो लंबे समय तक चलेगी, जैसे मैक्रोवेस्कुलर, मैक्रो मतलब बड़ी वेसल्स, ठीक है, बड़ी ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर मतलब छोटी ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं मैक्रोवेस्कुलर मतलब लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, स्ट्रोक है, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ये बेसिकली जो है वो हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। माइक्रोवेस्कुलर मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आती है दोस्तों, स्मॉल ब्लड वेसल्स में। और ये मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता रखा है कि जैसे नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, ये सारी चीजें तो आप देख सकते हो। देखो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये जो है वो हमें देखने को मिलती है। यार इन सब चीजों को भी देखा जाए तो पूरी एक क्लास हम जो है वो लेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। अदर्स की हम बात करें तो दोस्तों फुट अल्सर, ऑफकोर्स छोटा सा घाव हो जाएगा, कई बार जो है वो कई सालों तक ठीक नहीं होता, लास्ट में एम्पुटेशन ही करना पड़ता है, इतना जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फेक्शन एंड डिले वुंड हीलिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डायबिटीज को चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, तो मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एंड वाइटल साइन चेक करेंगे, एंड असेस साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। जो क्लाइंट है वो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी जो है वो हो सकता है, ठीक है, ओवरडोज की वजह से हाइपो में चला जाएगा, और अगर मान के चलिए वो मिस्ड कर रहा है अपनी मेडिसिन तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाएगा। नेक्स्ट मॉनिटर यूरिन फॉर कीटोन एंड ग्लूकोज। कीटोन बॉडीज को जो हो मॉनिटर करेंगे यूरिन के अंदर, और ग्लूकोज लेवल के जो वो हम जो है वो देखेंगे। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज लेवल जो है वो यूरिन में नहीं होते हैं, लेकिन डायबिटिक की कंडीशन के बाद जो है वो यूरिन में ग्लूकोज लेवल और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अगर सिर्फ ग्लूकोज लेवल है तब तक तो हम जो है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन अगर कीटोन बॉडीज मिल के आ गया तो उसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डायबिटिक कीटो जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट असेस फिट एंड स्किन रेगुलरली, ठीक है, पैरों की और स्किन को जो है वो रेगुलरली चेक करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन की बात करें मतलब हम क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर टाइप फर्स्ट है तो हम इंसुलिन थेरेपी देंगे, सेकंड है तो हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देंगे, डाइट मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे, रेगुलर जो है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, फूड केयर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो पहली चीज एडमिनिस्टर इंसुलिन एंड ओरल ओरल ड्रग एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, यानी कि इंसुलिन जो है वो देंगे और ओरल ड्रग्स है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट एजुकेट ऑन डाइट
ठीक है। डाइट के ऊपर एजुकेट करेंगे, किस तरीके से कैसे लेनी है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, फाइबर डाइट लेनी है, किस तरीके से हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, किस तरीके से हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ें। एंड मेडिकेशन कंप्लायंस, ठीक है, जो मेडिकेशन जो जो चीज़ें हैं उसकी कंप्लायंस को हम जो है वो देखेंगे। एंड एनकरेज रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस जो है वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, ये चीज़ आपको बताइए। देन फुट केयर एजुकेशन, कि पैरों के हम किस तरीके से जो है वो केयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको जो है वो घाव से बचा सकते हैं, अगर गलती से कोई घाव हो गया तो किस तरीके से हम उसको जो है वो प्रिवेंट करेंगे, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये सारे हम इंटरवेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में वही सारी चीज़ें, बेसिकली पेशेंट को जो है वो आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर एजुकेशन देना। जब सारा टॉपिक हमारे पास में क्लियर हो गया तो आप बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो, उसके लिए हम बताएंगे किस तरीके से आपको जो है वो साइन को रिकॉग्नाइज करना है, किस तरीके से आपको मेडिकेशन एंड डाइट को जो है मेंटेन करना है, किस तरीके से इमरजेंसी आती है तो उसको मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें, रेगुलर चेकअप, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया रिकॉग्नाइज साइन ऑफ हाइपो एंड हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया को जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट, importance of adherence and medication on diet and carry ग्लूकोज टेबलेट फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए जो है वो ग्लूकोज टेबलेट हम रखेंगे क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है। एंड एनुअल एंड किडनी चेकअप, पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो आई चेकअप एंड किडनी फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज टू मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज टू मेलाइटस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट तो जन्मजात होती है, तो भाई जन्म से ही हो गई है, भगवान ने हमें बीटा सेल्स नहीं डाली है तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाली तो बाद में होती है, और आपने जो डायबिटीज आप देखते हो वो मेजोरिटी रूप से जो है हमारे पास में सेकंड ही होती है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे मेन चीज मेंटेन हेल्दी वेट। ओबिसिटी तो आने ही नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। ओबिसिटी तो मैं कहूँ सभी रोगों की जड़ होती है, ठीक है। तो वेट जो सॉरी, वेट जो है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके भी कहा कि सर जुकाम लग रही है उसको ठीक कर लो, कोशिश करें, मेडिसिन है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बाकी केयर करने के लिए इतना जो है वो आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, एटलीस्ट 3 मिनट जो है वो डेली आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, एंड रेगुलर चेकअप इफ फैमिली थ्योरी इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आप अपना चेकअप जो है वो कंटिन्यूस रेगुलर कराओगे। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, यानी कि किस तरीके से इसकी जो है वो प्रोग्नोसिस है। तो फर्स्ट चीज डायबिटीज फर्स्ट मेलाइटस, इसमें दोस्तों आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना ही लेना पड़ेगा। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ अनकंट्रोल, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर ये अनकंट्रोल तरीके से या अनकंट्रोल रहते हैं। इसमें हम कंटिन्यूसली जो है वो इंसुलिन लेंगे ही लेंगे। सेकेंड आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, कैन बी कंट्रोल एंड रिवर्स विथ प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड मेडिकेशन। अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो हम इससे रिवर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो फिर जिंदगी में हो जाएगा। अगर फर्स्ट है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस है तो हम उसको मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं और वापस से नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जो है वो जी सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये तो ऑफकोर्स आपको बताइए कि यूजुअली जो है वो रिजोल्व हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, लेकिन आगे की संभावना बढ़ जाती है कि इन फ्यूचर में उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो होगा। क्लियर है, तो ये इसके प्रोग्नोसिस थे। और इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे पास में क्लास जो है वो फिनिश होती है। आई होप पूरी क्लास को हमने जो है मोटा मोटी तरीके से देखा है। इसके ऊपर और भी हमारे पास में क्लास आएगी, एक जो हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे लेंगे, एक हम कॉम्प्लिकेशन पे लेंगे। तो जैसे हमारे पास में टाइम रहेगा, जैसे हमारे पास में सुटेबल समय होगा, शुभ मुहूर्त होगा, हम उसमें जरूर लेके आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।